अस्सलाम नाज़रीन कराम, हम दो खबरें ऐसी हैं जिनका तज़किरा सुबह शाम हो रहा है, आजकल कल से हो रहा है। एक तो आपको ज़ाहिर है कि इमरान खान की नाअहली का जो करार दिया गया है उन्हें, उसके हवाले से जितनी बहसें हो रही हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, इसका तज़किरा होता रहेगा। अभी नहीं, कई दिनों तक होता रहेगा। और भी शायद मुकदमात आएँ, उन मुकदमात के हवाले से इमरान खान और मुकदमात PTI और ये हमारी सियासत किस तरह बढ़ती है, क्या करती है, कैसे होता है, रियासत का क्या रवैया है, वगैरह वगैरह, ये चलता रहेगा। और बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, ये बहुत अहम वाक़यात हैं जो हो रहे हैं। कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है, सियासी तौर पर क्या है, और दूसरी पहलू से और होता रहेगा। और दूसरी को फैटफ का मसला है जी, ये दिन जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं। सन 18 से शुरू हुए थे, हम ग्रे लिस्ट में आए थे और रोज़ एक शर्त रखी जाती थी, हम पूरी करते थे, करते गए और 4 साल गुजर गए तकरीबन। और अब हम रात ये खबर आई है कि अब हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं और वाइट में आ गए हैं। अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, भले बच्चे बन गए हैं। ये वो सादक व अमीन नहीं है जो ताहयात रहता है, बल्कि ये वो बच्चे हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं अगर कल पूरे हों तो। बहरहाल इन्हीं खबरों पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले ज़ाहिर है ज़्यादा अहमियत इमरान खान के वाक़यात को होगी, लेकिन ये तो अब रोज़ की चूँकि खबर है, इसलिए इसके साथ हम एक दूसरी खबर भी बुला रहे हैं। तो हमारे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कराची से मौजूद हैं। रिटायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, ज़ाहिर है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता किसी जस्टिस या किसी जनरल के साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गुफ्तगू के दौरान। और कंवर दिलशाद साहब हैं जी, जो साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के रहे हैं। ज़ाहिर है कि इनके ज़्यादा कौन इस मसले पर बोल सकता है और बोलता है। यकीनी तौर पर वो अपनी राय के इजहार में कोई कंजूसी नहीं दिखाते। मुज़म्मिल सोहरावर्दी हैं हमारे पुराने साथी दोस्त। ख्याल तो था कि शायद वो स्टूडियो में मौजूद होते, लेकिन वो भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। और हुमा बकाई साहबा होंगी हमारे साथ कराची से। बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड भी चूँकि उनका है और है भी इंटरनेशनल रिलेशन, इसलिए वो तजिया भी बहुत इन मामला पर खूबसूरत करती है। फैटफ के बारे में ख़ास तौर पर मैं उनकी राय जानना चाहूँगा। जस्टिस साहब, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, पहले मैं आप ही से पूछता हूँ, हालांकि बहुत सी बातें ऐसी जो कंवर दिलशाद साहब जिसकी बुनियाद रख सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि सारे मसले का कानूनी तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें काफ़ी लकूनाज हैं जो फैसला है जी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसमें कानूनी लिहाज से एक तो पहली बात ये कि रेफरेंस जो पेश किया गया था वो 62(1)(f के तहत पेश किया गया था और फैसला उन्होंने किया है 63(1)(p) के तहत। और 1P में जो है वो लिखा हुआ ये है कि अगर कोई आदमी अनक्वालिफाई डिसक्वालीफाई हो जाता है तो इस वजह से उसको फिर इलेक्शन के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो अब ये जो इलेक्शन एक्ट्स की मेंशन किया है उन्होंने, नंबर 167, 173 वगैरह, वो तो सबका एक किस्म का ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद वहाँ से फैसला होना चाहिए, फिर जाकर के वो आदमी डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये काफ़ी इसमें इतना क्लियर नहीं है। और अब खैर जजमेंट तो मैंने अभी तक डिटेल पढ़ी नहीं, जब अगर जजमेंट पूरी डिटेल से पढ़ूँ तो शायद मुझे पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ है। लेकिन जो सामने इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिहाज से तो मेरे ख्याल में इनके जो फैसले में काफ़ी कमज़ोरी है। और जो वो वाक़यात हैं जिस तरह वो बयान करता है इलेक्शन कमीशन या जिस तरह रिपोर्ट हुए हैं, उसके हवाले से आप क्या देखते हैं? अगर फ़र्ज़ किया ये इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी या इस कानून के तहत नहीं आते थे, तो आम अदालत में जाता या जाए तो उससे क्या असरात होंगे? नहीं, वो तो आम अदालत में तो जाना चाहिए। उससे इलेक्शन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसकी अगर उसके खिलाफ कोई बात हुई है तो वो तो जाएगी आम अदालत में। लेकिन उसके लिए जब तक कोई ट्रायल नहीं हो तो आप किसी को तो नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते। तो ट्रायल तो अभी तक तो कहीं हुआ नहीं है इनका, और वो इस नतीजे में पहुंच गए हैं कि उन्होंने तोशा खाने के जो पैसे हैं वो सही नहीं डिक्लेयर किए थे। तो इसके लिए कोई कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक ट्रायल तो किया नहीं है और बगैर ट्रायल के वो एक फैसले में पहुंच गए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कमजोरी है इस केस में, और जब आगे जाएगा ये हाई कोर्ट के पास तो मेरे ख्याल में 70%, 60 to 70% चांसेस ये हैं कि कोर्ट फिलहाल तो इनके फैसले को सस्पेंड कर देगी। उन्होंने उसको ये भी कहा है कि सेशन कोर्ट इसको ट्राई करे और 90 दिन के अंदर उसका फैसला करे। उसका क्या बनेगा?
हाँ, वो तो चलता रहेगा, वो तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन ये जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है उनको, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 63(1)(p तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना ये। ठीक है। तो उसके तहत उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको। वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी 5 साल की नहीं है जो गलत कह रहे हैं लोग। वो अगर होगी भी डिस्क्वालिफिकेशन तो वो सिर्फ इस असेंबली की टर्म खत्म होने तक रहेगी, और वो उसके बाद टर्म खत्म हो जाए तो दोबारा वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो वो भी गलत है कि 5 साल के लिए होगा। तो इसमें काफी लकूनाज हैं इसके अंदर, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसको कम से कम सस्पेंड तो जरूर कर देगी इस जजमेंट को। जी कमर दिलशाद साहब, ये आपका खास फील्ड है, आप क्या कहते हैं इस मसले पर? मेरे इस पर मुख्तलिफ राय है। बाद हमारे कानूनदान और आईनी माहिरीन हैं, रिटायर्ड जज साहब हैं। जज तो कभी रिटायर नहीं होता, हमेशा हाजिर बिल्कुल जज होते हैं, हमको एहतराम करते हैं। जज कभी रिटायर नहीं होते। बहरहाल सबकी अपनी राय मुख्तलिफ है। तो मेरी अपनी राय तो ये रही है, हमेशा से रही है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेपनाह इख्तियारात हैं आईनी और कानूनी लिहाज से, लेकिन जो बाज वो वकला जो पार्टी से मुस्लिक है, वाबस्तगी है, जिसके ना हर पार्टी के लोगों के साथ उनकी होती है, हर वकला के साथ होती है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रेफरेंस आया आर्टिकल 63(1) के तहत, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तोशा खान के तमाम रिकॉर्ड छानबीन की। वैसे असूली तौर पर तो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने ये चाहिए था कि वो रेफरेंस भिजवाने से पहले इमरान खान के खिलाफ था, तो वो इमरान खान को स्पीकर साहब बुलाते, इनवाइट करते, नोटिस देते कि आपके बारे में ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, रेफरेंस आया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो असूली तौर पर यही हमारा जो रेफरेंस भेजने का तरीकाकार यही होता है कि पहले स्पीकर अपने चैम्बर में तसल्ली करता है कि आया इस रेफरेंस को मैं आगे भेजूं या अपने चैम्बर में ही इसको मैं रिजेक्ट कर दूं। लेकिन बहरहाल इसके मामले जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी के केस के बारे में जब आया था, तो उस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा थी, तो उसने वो जो रेफरेंस आया था, मैं अर्ज करूँ मैं उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, अपने चैम्बर में रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने इस इलेक्शन के नहीं भिजवाया था। तो अब यहाँ जो मामला आया है, बहरहाल स्पीकर साहब आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह कि मेरे सेहत पे क्या असर पड़ता है, गालियां तो पड़ती है इलेक्शन कमीशन को, वो स्पीकर साहब अपने मजे से उमरा अदा कर जाए, उनको तो एहसास ही नहीं है कि इदारे की तौहीन हो रही है और वो परवाही नहीं कर रहे। तो वो बात अलग है। असल बात ये है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रेफरेंस आया तो उन्होंने तमाम इदारों से उनकी रिपोर्ट मंगाई। उन्होंने अकाउंटेंट जनरल, अटॉर्नी जनरल, FPR, इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, और साथ साथ उन्होंने आखिर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सारा रिकॉर्ड पेश कर दिया। जजमेंट में लिखा है उन्होंने कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया कि यहाँ इमरान खान ने जो है वो अपनी दानिस्तगी से हकायक को छुपाए। जो उनके जो वकील थे सईद अली जफर साहब, उन्होंने भी कहा आप बताएं ये इमरान खान से गलती हो गई है, ये जो अपने असासों को जो इलेक्शन कमीशन में भिजवाने के वक्त या कोई कैसे होने की कोई गलती नहीं हुई, जो कुछ उन्होंने किया वो दुरुस्त भेजा है। जब उनका भी इसमें जिक्र ही नहीं है, कहते वो जिक्र करना का जरूरी नहीं था, उन्होंने FPR को दे दी। तो यहाँ उनका केस बहुत कमजोर था अली जफर की तरफ से। जब उन्होंने ज्यादा जोर लगाया इलेक्शन पाकिस्तान, उन्होंने कहा आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप ज्यादा से ज्यादा इस केस को अपने सेशन जज को भिजवा दें करप्ट प्रैक्टिस के तहत। तो यानी उन्होंने बड़ी गैर संजीदगी से इमरान खान का केस करा। अब जब इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर सारा रिकॉर्ड मुआया तलब किया, तो वह साबित हो गया कि यहाँ एक झूठ बोला गया, बदनवानी की गई है और गलत बयानी की गई है। और इसके बाद उन्होंने सेक्शन जो था लगाया है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन जो लगाया 137 के साथ, वो लगाया 167, वो ठीक है, करप्ट प्रैक्टिस में आता है। फिर उन्होंने लगाया सेक्शन 173 जिसमें ये कहा गया है कि ये करप्ट प्रैक्टिस का जो कोई मुर्तकिब करार दे दिया जाए हकायक छुपाने पर, उसका केस सेशन कोर्ट में भिजवाया जाए। और उसके बाद उन्होंने सेक्शन 174 लगाया। 174 का सेक्शन D जो है उसमें लिखा गया है कि जो करप्ट प्रैक्टिस हो गया वो डिस्क्वालीफाई हो गया, और करप्ट प्रैक्टिस के बाद वो फौरी तौर पर सेशन कोर्ट में जाएगा, वहाँ 3 साल की सजा है और बाकी जुर्माना है। इसके बाद इलेक्शन में पाकिस्तान ने सारे सेक्शन दफा लगा के उसको फिर 63(1)P के साथ उन्होंने उसको जोड़ा है उसको।
और वहां उन्होंने कहा कि हाँ ये सेक्शन ये कहते हैं, उसकी रोशनी में आर्टिकल 63(1) पे हम इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। उसमें लिखा हुआ करंट सेशन तक, यानी करंट पार्लियामेंट तक। तो करंट पार्लियामेंट आती है तो वो जाहिर है कि अगस्त 2023 तक इमरान खान को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाइल करार दे दिया। तो ये एक फैसला आ गया है। अब इलेक्शन में पाकिस्तान ने इमीडिएटली फौरी तौर पर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत अपना केस जो बना के वो मंडे को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवा देंगे अपनी मदियत में, यानी मदई जो बना है वो इलेक्शन में पाकिस्तान बनाएंगे। अब आप इसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर करें और साथ ही ये भी हुक्म जारी किया है कि इसको आपने 3 महीने के अंदर अंदर इसको फैसला करना है। अब वो फैसला आ जाएगा, वो 3 साल की इस पर सजा लिखी हुई है। अब वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बुलाएगा, तलब करेगा, उसमें तमाम फिर वो स्टेट बैंक की तमाम रिकॉर्ड भी देख लेगा, अकाउंट जनरल की रिपोर्ट भी देख लेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी तो कमाल ही कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी तो सारी जो है वो तमाम चीजें भिजवा दी कि ये उन्होंने किया है और इतना हिस्सा तो इन्होंने बेचा है और इतना हिस्सा इन्होंने नहीं फरोख्त किया, और वो भी सारा उन्होंने लगा के इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब वो जनाब उन्होंने 7 रिपोर्ट पेश कर दी है, ये जाएगा सेशन कोर्ट में। अब ये फैसला आ गया है। इसमें तो इमरान खान को फायदा ये है कि करंट सेशन तक ही है ना, करंट सेशन तक ये ना, बाकी तो इस जब तक फैसला नहीं आएगा सेशन जज की तरफ से ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और हर जगह जा सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। सिर्फ अब अपील का भी हक है। हाँ, अपील का भी हक है, हर चीज का हक है और दोबारा सकते हैं अपील। हाँ, अच्छा मुजम्मिल सौर वजीर साहब, आप इस सारे मसले पे कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। ये एक रोज का मसला है, आपके भी रोज का मसला है, आप फील्ड में रहते हैं, जानते हैं, पूछते हैं। और दूसरी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो पहले जिक्र किया है हुमा बकाई साहबा से, खासतौर पर उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, वो फैटफ का मसला है। उसका क्या आप देखते हैं असरात? हमारे यहाँ खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्या सूरत हाल है उसकी? देखें, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि शाइक उस्मानी साहब और कंवर दिलशाद साहब ने लीगल बात कर ली और कोर्ट ऑफ लॉ में ये तय हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ठीक सजा दी है या नहीं है। और बज़ाहिर हमें भी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक सजा दी है। लेकिन मैं एक अखलाकी बात करना चाहता हूँ। एक वजीर आज़म जो 2018 में इक़्तिदार में आया, उसने कहा कि मैं तो वजीर आज़म हाउस की भैंसें और गाड़ियां बेचकर कौमी खजाने में जमा करा रहा हूं, क्योंकि हम इस तरह की अयाशी के मुतहम्मल नहीं हो सकते और मैं ऑस्ट्रेलिटी मैयर्स करूंगा और मैं जो है हर चीज कौमी खजाने में जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक वजीर आज़म जिसका स्टैंड करप्शन के खिलाफ था, जो वजीर आज़म हाउस की भैंसें और गाड़ियां बेच रहा था, वो तोशा खाना से तहाइफ कैसे लेके जा सकता है? वो बहुत अच्छा करते कि इनकी ऑक्शन करा देते और जितनी महंगी बिक जाती कहते पाकिस्तान के कर्जे उतारे जाएंगे। वो इसका ऑक्शन करा के कौमी खजाने में जमा करा देते उसको म्यूजियम। मतलब आप उनको, वो कहते हैं मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था, मैं कुछ लेने के लिए सियासत में नहीं आया। तो भाई घड़ी लेने की क्या जरूरत थी, ये कफ लिंक्स की जरूरत क्या थी, टी शर्ट की क्या जरूरत थी, आईफोन की क्या जरूरत थी, कारपेट सिल्क की क्या जरूरत थी, वुडन टेबल की क्या जरूरत थी? मतलब समझ नहीं आती इस तरह की चीजों के बारे में। कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले गए हैं, कुछ के बारे में उन्होंने बेचा है। इतनी उनको पैसों की क्या जरूरत थी कि उन्होंने घड़ियां बेचनी शुरू कर दी? मेरी तो समझ से बाहर है कि अगर उन्होंने रखनी, उनको इतनी पैसों की क्या शॉर्टेज थी, कितने वो भूखे मर रहे थे कि वो घड़ियां बेचने पर आ गए और उनके घर 2 वक्त का खाना नहीं था। प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर पे वो आते थे, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तनख्वाह लेते थे। तो इस सारे के बावजूद उन्हें ये सब कुछ करने की मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। और बेचने के बाद अदायगी की मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक आदमी कहते हैं मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ था, मैं कुछ हासिल करने के लिए सियासत में नहीं आया, तो उसको ये घड़ियां बेचने की, ये टी शर्ट बगैर पैसों के ले जाने की, कफ लिंक ले जाना, आईफोन ले जाना, ठीक बात, ये निहायत ही, मेरा मतलब है कि लोअर लेवल की। मेरा ख्याल में फैटफ की तरफ आप भी नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि इसका इखलाकी पहलू जो है वो कानूनी पहलू से बड़ा है। ठीक बात, और हम ये समझ ही नहीं रहे हैं। आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक,
मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। आपने नहीं मीर साहब, एक मिनट, आपने साबका वज़ीर आज़म पर तोशाखाना का केस बनाया, उनके घरों से चीजें रिकवर कराई और खुद बेच रहे थे। ठीक बात। अच्छा हुमा बुकाई साहब, मेरा ख्याल आवाज आप तक जा रही है। दो बातें, एक तो ये जो इमरान खान का मसला चल रहा है इस पर भी आपकी राय चाहिए, लेकिन एक असल चीज मुझे फैटफ के मसले पर आपकी राय चाहिए कि इसके होने से क्या फर्क पड़ा है पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल में। इमरान खान साहब के मसले पे तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि मतलब शायद उस्मानी साहब के पास और कमर दिलशाद साहब के बाद तो कोई बात के रहने की गुंजाइश नहीं कहती, और क्योंकि मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ तो मैं तो इसको परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, और परसेप्शन ये है कि ये फैसला 1 साल तक महफूज रहा, इस वक्त इसकी टाइमिंग ये क्यों हुई, और दूसरा अहम बात यह है कि क्या इसमें जो इस वक्त मुल्क में जारी रास्ता कशी है उसमें कोई कमी आई है, क्या कोई हम इमरान खान साहब को मुजरिम मुल्जिम साबित करने में कामयाब हो गए हैं, या आज आपने फौरन देखा कि इसके रिएक्शन में कराची से लेके तुर्खम तक सड़कों पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट था। तो मुझे तो ये लगता है, गुजारिश ही है, और ये सिर्फ मेरी नहीं, अगर आप थोड़े इंटरनेशनल कमेंटेटर्स देखें उन्होंने भी ये कहा है कि इसको लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में देख रहे हैं, और इफ एनीथिंग ये आईके को स्ट्रेंथन करेगा। तो मेरा तो ख्याल है जी कि ये तमाम बातें अपनी जगह सही, लेकिन PMLN का बिलखुसूस इस पूरी सूरत हाल में पॉलिटिकल कैपिटल कमजोर पड़ा है। ठीक बात है आपकी, ठीक बात। जो लूज आउट किया है जिस पार्टी ने इस पूरे सागा में, वो अच्छा हुमा बुकाई साहब, मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी शख्स की शख्सियत बिल्कुल कल्ट बन जाए और उसके बारे में सच्ची बात भी अगर कही मैं नहीं कह रहा कही गई, अगर कही जाए और लोग मानने को तैयार ना हो, तो ऐसे में डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी क्या करेगी? देखिए, डेमोक्रेसी तो फिर उसको प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोदी को प्रोटेक्ट करती है, जिस तरह ट्रंप को प्रोटेक्ट करती है। और डीप स्टेट ने अमेरिका में किरदार अदा किया लेकिन इंडिया में नहीं कर पाया। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान कल्ट हैं, इसका फैसला कौन करेगा? उनके मुखालिफिन इसे कल्ट कहते हैं और उनके सपोर्टर्स इसको फॉलोइंग कहते हैं, और इसका फैसला तो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए फैसला अवाम के हाथ में दे दें। और अगर ये कल्ट है तो फिर, और इतना बड़ा कल्ट है तो फिर डेमोक्रेसी जीत जाएगी, और अगर ये आपका परसेप्शन है, मुखालफिन की बात है, तो हार जाएगी। तो मेरी आपसे ख्वाहिश, मतलब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हम कमरों में, ड्राइंग रूम में और गुफ्तगू में बैठ के फैसले क्यों कर लेते हैं। और अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी शायद उस्मानी साहब ने भी इशारा किया कि इट्स अ वीक केस और ये जाके कोर्ट में रिवर्स हो जाता है, तो इमरान खान साहब और मजबूत नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक और है। फिर उसके बाद फैटफ के बारे में क्या राय है आपकी? उस पर कोई भी नहीं बोल रहा। इस कल्ट में इजाफा हो जाएगा। वो तो कह रहे थे मुझे कल से पता था यही फैसला आने वाला है। जब रिवर्स हो गया अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो वो कहेंगे कि देखिए इदारे सही थे और इलेक्शन कमीशन जो था वो विक्टिमाइज कर रहा था। और मुतनाज़ हो जाएगा। He knows the art। मैं मिसालें नहीं देना चाहता एक्सट्रीम राइट जिस तरह यूरोप में ट्रंप के बाद आया था। और मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन आप इस एक्सट्रीम राइट को रोज बरोज मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आप पक्के पैरों पर नहीं खड़े हुए जो चीजें आप उनके खिलाफ ला रहे हैं। मैं नहीं कह समझता इंसाफ क्या कहता है, लेकिन एक शख्स की पॉपुलैरिटी एक तरफ, इंसाफ एक तरफ। तो आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन क्या ये कल खड़ा रहेगा? अभी कहा शायद उस्मानी साहब ने, उनका ट्रायल नहीं हुआ है। दिस इज अ वर्डिक्ट विदाउट अ ट्रायल। तो आप जब इस किस्म की चीजें करते हैं तो ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं फैटफ पर आपकी राय भी लेना चाहता था खास तौर पर, वो मैं बाद में लेता हूं। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं, मैंने दो मसलों का जिक्र किया था, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट जो है ना, वे एक ही मसले पर जोर देना चाहते हैं। वो उसका भी कोई इस वक्त जहाँ जाएं यही बहस शुरू हुई है इमरान खान की। फैसला ठीक आया, गलत आया, सियासी असरात क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, या जो क्या कुछ होंगे। जज साहब, शायद उस्मानी साहब से मैं बात करता हूँ।
अब आप इस सारी की गुफ्तगू आपने सुनी, खासतौर पर कंवर दिलशाद साहब की कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया होगा और कैसे चला होगा, और इस पर डिटेल भी हैं कि पेमेंट बाद में हुई, चीज़ें पहले आए। अगर सारी चीज़ें सामने आती हैं तो फिर क्या कहते हैं वो, अब ट्रायल कोर्ट के पास भी भेज दिया मुकदमा, तो क्या नक्शा बनता नजर आता है आप कानूनी तौर पर? देखिए, जहाँ तक के एक साहब ने कहा था ना, मॉरल एस्पेक्ट जो है इसके, मॉरली तो खैर ये सही नजर नहीं आता जो भी एक्शन पीटीआई के चेयरमैन साहब ने लिया था, क्योंकि बहरसूरत जब एक आदमी वज़ीर आज़म होता है तो उसको जो तोहफ़े मिलते हैं वो उसको अपनी पर्सनल लेवल पे नहीं मिलते, उसके मुल्क के चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए मिलते हैं। तो मॉरली तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बेचना यकीनन मॉरली सही नहीं होता, और ख़ास तौर से जो कि इमरान खान साहब हैं जो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे आप बातें करते हैं। इसमें ये भी बात आती है कि बेचा उन्होंने पहले और कीमत बाद में अदा की। वो जो भी द पॉइंट इज बेचना ही गलत है मेरे ख्याल में, तो बेचना ही गलत है, क्योंकि अगर आपको कोई तोहफा देता है आप उसको बेच तो नहीं सकते ना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो वो खैर मॉरली तो वो सही नहीं है। लेकिन जहाँ यहाँ पे तो लीगल एस्पेक्ट है ना, यहाँ पे तो ये है कि क्या वो जो हरकत की, क्या उसकी वजह से वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मेरा तो व्यू जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब तक कि ट्रायल नहीं होगा, और अभी तो ऑलरेडी जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत उसका ट्रायल के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी हैं, जब ट्रायल हो जाएगा उसके बाद फिर यकीनन वो फैसला करें, लेकिन ट्रायल से पहले उनको डिसक्वालीफाई कर देना मेरे ख्याल में ये सही नहीं था, और ये जल्दबाजी से काम लिया गया। जज साहब, इस मुल्क में ये होता रहा ना जी, ट्रायल के बगैर हमारी आला तरीन अदालत ने फैसला दे दिया था एक वज़ीर आज़म के खिलाफ। जी जी, वो सही है, वो और जमाना था, और अब और जमाना है। वो उस जमाने में तो एक जो हमें आप जमाने में म्यार बदलते रहते हैं, उस जमाने में क्या हो रहा था वो तो आपको सबको पता है। जी कंवर दिलशाद साहब, आप क्या कहेंगे? लोअर कोर्ट में गया है, आपने लगता है सारा रिकॉर्ड भी देखा है और आपकी रसाई भी है यहाँ तक, तो क्या कहेंगे अब लोअर कोर्ट के बाद ये क्या सूरत हाल बनती दिखाई देती है आपको? देखें, असूली तौर पर तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस भिजवा दिया, तो स्पीकर कौमी असम्बली को उस टाइम ये भी तो गौर करना चाहिए था ना, जनाब जरदारी साहब के खिलाफ भी तोशा खां की गाड़ियां जाने का इल्जाम है, और इसी तरह नवाज शरीफ का भी है, तो उसको साथ भी वो मुंसलिक कर देते, या उनको कहते जो आया था मोहसिन रांझा के जनाब तुम्हारे लीडर के खिलाफ भी तो केस चल रहा है ना, आपकी 4 गाड़ियां ले गए तोशा खान की, तो इससे अच्छा फर्क पड़ता। फिर इमरान खान को भी तसल्ली हो जाती कि भी हाँ जी स्पीकर साहब ने उनका भी रेफरेंस भिजवा दिया, जरदारी का भिजवा दिया, नवाज शरीफ का भिजवा दिया, हाथ इमरान खान का आ गया, तो बड़ा अच्छा एक असर पड़ता है एक गैर जानदार तरीके से। लेकिन चूंकि स्पीकर साहब की पार्टी के अपनी आदमी, स्पीकर तो हर अपनी पार्टी का ही होता है, उस पर इलेक्शन कमीशन पर बड़ा शदीद दबाव आ गया, और कल जो इलेक्शन कमीशन के गेट पर हमें तो बड़ी हैरानगी हुई कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन बेबस बेचारगी के अंदर बैठा हुआ था, और वो दरवाजे अपने गेट फलांग करके अंदर जा रहे थे, और पुलिस खड़ी आराम से थी, हमें तो रेंजर भी नजर नहीं आई। और फिर इसके बाद इनका जो एक है प्लांटेड एक शख्स जो बाहर से आया हुआ है, उसने इतनी शदीद गालियां निकाली अपने हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, इतनी घटिया जबान इस्तेमाल की, तो कोई हुकूमत की जमात की तरफ से, उनके तर्जमानों की तरफ से, मरिया औरंगजेब की तरफ से, और कहीं भी उसको उन्होंने रिबटल नहीं किया। खामोश अब चीफ इलेक्शन कमीशन गालियां खा रहे हैं चुटकी से। तो ये हमारी राणा सनाउल्लाह साहब की मुझे कहाँ गई, वो भी नजर नहीं आई हमें मुझे उनकी, तो वो इसका बयान देना चाहिए था ना, उसको उसी टाइम उसको गिरफ्तार करना चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमीशन, पुलिस खड़ी थी, रेंजर खड़ी थी, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। इतनी गालियां निकाली है उसने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, ओपन आ रहा था तमाम टीवी चैनलों पर, कोई कुछ नहीं हुआ। तो एक इदारा खामोशी से काम कर रहा है, आईन और कानून का फैसला कर रहा है, इनकी अपीलें ऊपर जानी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, वहाँ इलेक्शन कमीशन जो गलती हो गई है, अब हाम हो गया है, लकूना रह गया है, वो दूर करेंगे, उनके पास इख्तियार है, वो करना भी चाहिए। तो लेकिन बहरहाल मैं ये चाह रहा था कि फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल हैं, और अच्छा हो गया, उनका नामजदगी हो गई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो वो अपराइट जज हैं पाकिस्तान के, तो वो सारी चीज को देखेंगे, और इलेक्शन कमीशन की इज्जत और एहतराम भी देखेंगे। गालियां उन्होंने भी सुन ली होगी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी, जिस अंदाज से उसने गालियां निकाली,
तो ये सब चीजें वो देख कर वहाँ फैसला करेंगे। अब अगर इलेक्शन के पाकिस्तान का फैसला उन्होंने करदम करार दे दिया, तो फिर मैं आपकी वसातत से ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें और चारों हाई कोर्ट में उनके दफ्तर बना दें, वही इलेक्शन करवाएं। सो आप अपने सूबों के और फेडरल जो है इलेक्शन वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवाए और इलेक्शन कमीशन के इदारे को बंद कर दें। ठीक ठीक बात है यार नहीं है, कोई कहता है ये बेबस है, कभी कुछ अदालतें कहती है, कभी कहती अदालत नहीं है, कभी कहते हैं कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते, गालियां दें, जूते मारे, जो मर्जी करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इससे बेहतर है कि फिर इलेक्शन कमीशन बंद करते हैं आप और ये हाई कोर्ट के जिम्मे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे करते हैं। ठीक ठीक बात आपकी समझ आई। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने अखलाकी पहलू का मसला उठाया था, दुरुस्त उठाया था। ये इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी उम्दा बात कर रहे हैं हमारे कंवर दिलशाद साहब, और शाइक उस्मानी साहब ने ज़ाहिर कानूनी पहलुओं की तरफ इशारा किया है। उन्होंने पहले ये कहा था कि शायद मेंटेनेबल ना हो आगे जाकर, लेकिन अब जो कहते हैं कि जो केस उन्होंने रेफ़र किया नीचे, उसका फैसला भी आना चाहिए और आने देना चाहिए। और हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने आपसे एग्री किया है कि हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से उनको नहीं करना चाहिए था। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा होगा? हम बकाई साहब ने सवाल उठाए हैं बहुत सारे कि मुल्क में ये मैं समझता हूँ एक तो फैक्ट करेक्शन की जरूरत है। ये फैसला कोई 1 साल से महफूज नहीं था, ठीक है ना, ये को 20-25 दिन से महफूज था और ये 90 डेज में इसका फैसला करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है स्पीकर के। और 3 नवंबर को वो 90 डेज पूरे हो रहे थे, उन्होंने 21 अक्टूबर को इलेक्शन फैसला सुना दिया है। ये तो सारी प्रोसीडिंग्स ही 3 माह चली हैं और ये 3 माह ही चल सकती थी आइन के तहत। उसमें कोई 1-1.5 माह इल्तवा लिया है इमरान खान साहब ने और उसके बाद 2 हेयरिंग्स पे उन्होंने आर्गू किया उनके वकील ने, लिहाजा कोई 1 साल से ये फैसला महफूज नहीं था। अच्छा, ठीक वो है। फॉरेन फंडिंग और केस है, ये तोशा खाना और केस। ठीक बात। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कोई वीक केस नहीं है लीगली भी। और देखें ना, जब आप कुछ चीजें बगैर पैसों के ले गए हुए हैं तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगा कि वजीर आजम बगैर पैसों की चीजें, मतलब एक टूर है फॉरेन ट्रिप, वजीर आजम के साथ 6 वजीर गए हैं, 6 वज़रा ने आके अपने गिफ्ट डिक्लेयर किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए। क्या उस मुल्क ने वज़रा को गिफ्ट दिए और वजीर आजम को दिए ही नहीं? और ये भी हुआ है कि आम उनके ऑफिशियल को गिफ्ट मिले लेकिन वज़रा के अपने गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किए। डेलीगेशन के पार्टिसिपेंट्स को तो मिल गए, हेड ऑफ डेलीगेशन को मिला ही नहीं। इसका मतलब उसने आगे डिक्लेयर नहीं किया, उधार ले गया। इसी तरह कुछ गिफ्ट्स हैं जिसके उन्होंने 20% पेमेंट भी नहीं की है वो, और आप उसको जस्टिफाई करते रहेंगे कि जी वो बड़ा वीक केस है, बड़ा इलेक्शन कमीशन को दरगुजर करना चाहिए था कि कोई मुफ्त चीजें ले गया है, तो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था कि मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं लिहाजा मैं इसमें डर के तो घर छुप के बैठ जाऊं। मतलब अगर कल को गालियों के खौफ से आपने फैसले नहीं करने तो फिर तो मेरा मतलब है जिसके पास भी ताकत होगी, डंडा होगा, वो गालियां निकालना शुरू कर देगा। वो उन्होंने कंवर दिलशाद साहब ने कहा ना इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें और हाई कोर्ट को इख्तियार दे दें। इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुली किया? अपने केसेस की वजह से बुली किया ना, उनके केसेस में तो बुली कर रहे थे, वरना कोई इलेक्शन कमिश्नर उन्हें इख्तियार तो दे नहीं सकता था। इलेक्शन तो सारे इलेक्शन कमिश्नर के तहत जीत रहे हैं, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीत रहे हैं, एक भी धांधली का इल्जाम नहीं लगा सकते। इन्हीं केसेस की वजह से ना फॉरेन फंडिंग। ठीक है, ठीक बात है आपकी, ठीक बात समझ आ गई। हुमा बकाई साहब, अब आप इस मसले पे क्या कहेंगे कि आपका क्या, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, बड़ा साफ था, लेकिन इसकी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की, कंवर दिलशाद साहब की, शाइक उस्मानी साहब की दोबारा जो आप गुफ्तगू सुनी होगी, तो अब आपकी क्या राय बनती है इसमें, क्या पॉइंट आप? देखिए, मेरी राय तो अभी भी वहीं टिकी हुई है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये बहस, क्योंकि जितने पहलू इस केस के निकाले जा रहे हैं इस डिस्कशन में और एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है, वो इस बात की अक्कास है कि बहुत माजरत के साथ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बायस। हमारे यहाँ तो आप पॉलिटिकल केसेस की हिस्ट्री तो देखिए, तोशा खाने की भी हिस्ट्री देख लीजिए, आपको कितनी चीजें मिल जाएंगी और कितने पहलू मिल जाएंगे। और आप किसी ऐसे बंदे को बिठा लीजिए, जो मैं पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन आप किसी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव को इस बहस का हिस्सा बनाइए और फिर वो आपको
हर एक चीज का बिल्कुल बराबर जवाब देगा। और जब ये बहस अवाम में जाती है तो जो मैं पहले भी आपके शोज में गुजारिश कर चुकी हूँ, दोबारा बहुत मौदबाना गुजारिश करूंगी कि फिर जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो पीटीआई की नैरेटिव बिल्डिंग आपकी नैरेटिव बिल्डिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है या मानी जाती है? पॉपुलर है नैरेटिव बिल्डिंग या स्ट्रॉन्ग है? पॉपुलर भी है। और देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग होने का क्या निशान, स्ट्रॉन्ग होने की क्या अलामत होगी? वो इसको काउंटर कर देते हैं। और अगर यहाँ मैं हरगिज ये नहीं कहना चाहती, ना मैं इस पोजीशन में हूँ कि यहाँ उनसे गलती हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जो गलतियों का या माजरत के साथ अंबार है दूसरी तरफ, उसके सामने ये बिल्कुल छोटी गैर अहम बात लगती है। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाह रही हूँ। चलें, ठीक और बात यही परसेप्शन है आम आदमी में। वो समझता है कि जब कुछ नहीं मिला तो तोशे खाने पे जीरो इन किया। वो फैसला भी 1 साल महफूज रखा और अब बहुत क्रिटिकल एक साल महफूज नहीं रहा। अभी मुजम्मिल सौर साहब ने वजाहत की कि 1 साल महफूज नहीं रहा। वो मुकदमा है फॉरेन फंडिंग का। जी अभी फॉरेन फंडिंग का भी आ जाएगा। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपकी तमाम बातें सही हैं, लेकिन आप क्या ये जो आपकी बहस है और ये जो आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ये आप तमाम सियासी जमातों के लिए अक्रॉस द बोर्ड निकालते हैं? क्या आप वो फोटो कॉपीज के हवाले से सवाल नहीं उठाते कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए? कहाँ आप इस बात के हवाले से सवाल नहीं उठाते कि क्यों कतरी खत और इस किस्म की बातें हुई? क्यों जो टीवी पे स्टेटमेंट्स दिए गए वो फिर रिवर्स हुए? मतलब अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बहुत बातें उनके फॉलोअर्स उन बातों को गलत समझते हैं। इनके फॉलोअर्स इन बातों को यही तो गुजारिश। क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा? इस वक्त मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कह रही हूँ कि इस वक्त जो सियासत हो रही है वो उसका नुकसान रियासत उठा रही है। चलें ठीक है जी, एक वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? लोग डटे हुए हैं अपनी बात पर, रियासत के कुछ इदारे अपनी बात पर डटे हुए हैं, कुछ पार्टियां एक तरफ हैं, कुछ पार्टियां दूसरी तरफ हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या जमहूरियत रहेगी, चल पाएगी? मैं एक बात बार बार कहा करता हूं कि जब कोई एक्सट्रीम राइट किस्म की पोजीशन के मुल्क में आ जाए तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने किसी हिटलर को बर्दाश्त नहीं किया है, लेकिन आम तौर पर एक्सट्रीम राइट का मुकाबला जो है जमहूरी कुव्वतों ने किया है। हमारे यहाँ जमहूरी कुव्वतें कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी तो क्या बनेगा? एक वक्फे के बाद हाजिर होती है। जी नाज़रीन कराम, देखिए गुफ्तगू को के पहलू हैं और इस हर पहलू से ये बात हो रही है और हर पहलू लगता है सच बोल रहे हैं, हर आदमी सच बोल रहा है, हर आदमी की राय जो है बड़ी नपी टुडी और जची हुई राय लगती है जी। लेकिन वो मैं सवाल करता हूँ, हम पाकिस्तान के यहाँ का क्या बनेगा? अगर लोग सड़कों पे ये सारा शोर शराबा करेंगे, अगर दूसरी तरफ से कुछ लोगों का इसरार होगा कि इंसाफ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, तीसरी तरफ से कंपैरिजन होगा कि पुराने लोगों के साथ जिस तरह का इंसाफ हुआ था वही इंसाफ इनके साथ करो, तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। जज साहब, आप अब क्या देखते हैं, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? वक्त मेरे पास बहुत चूंकि कम है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हम सबके जवाब ले लेंगे। देखिए मेरी नज़र में तो अभी सब चीज़ डिपेंड करती है नवंबर के आखिर तक। नवंबर के आखिर में जब चेंज ओवर होगा रावलपिंडी में, उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती है ये तो उसी वक्त पता चलेगा। तो उस वक्त तक तो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही फैसला होगा। क्यों जनाब कंवर दिलशाद साहब, बात तो जस्टिस साहब ने बड़े पते की है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, और बहुत से लोग जो यही समझते हैं कि नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि सूरत हाल क्या बनती है। सज्जाद मीर साहब, हम आपसे खुल के दिल की बात कर लेते हैं क्योंकि आप बहुत पाकिस्तान के इंतहाई जरूरतमंद सहाफ़ी हैं। तो सबसे बड़ी अहम बात ये मैं गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरल भिजवाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उससे रिक्वेस्ट करें, सता करें कि जब तक हमारे केसेस का फैसला नहीं आ जाता तो कोई अदालत हमारे मामलात में दाखिल ना करे। हमारे फैसले के बाद आप अपीलें कर सकते हैं, जैसे इंडिया में है। जब इंडिया में जो प्रोसीडिंग चल रही होती है इलेक्शन कमीशन इंडिया में, तो कोई अदालतें मुदाखलत नहीं करती, उनके फैसले के बाद अपीलें होती हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी ये फॉरेन फंडिंग केस के अलावा और बेशुमार केसेस चल रहे हैं, तो उनको हमारी अदालतों ने इलेक्शन कमीशन को
बकायदा मना कर दिया, हुक्म इत्तनाई जारी कर दिया है कि आपने कोई फैसला नहीं करना, तो प्रोसीडिंग बंद है। पहले भी 8 साल की फारिग पढ़ने केस में 5 साल स्टे देते रहे, अब भी उनको मना कर दिया गया कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो आपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो अब ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं और रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमें काम करने दें, हमारे फैसले के खिलाफ ठीक बात है जी, ठीक बात है। आपका नुक्ता नज़र इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्लियर है और मीनिंगफुल भी है। मुजम्मिल सोबत साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी मुज़ाहमती सियासत, कल उसका टेस्ट जो हुआ है वो फेल हो गई है। अगर वो कहते थे कि वो रेड लाइन है, वो क्रॉस होगी तो हम नहीं होने देंगे, तो कल मुझे कहीं ना कराची की सड़कों पे हजारों लोग नजर आए हैं, ना लाहौर ना पेशावर। ये 100-200 से के एहतजाज रेड लाइन नहीं होता। और लोग, ये प्रॉब्लम PMLN के साथ भी था कि लोग वोट देते हैं लेकिन सड़कों पे नहीं आते। इमरान खान साहब को भी कल उनका टेस्ट हो गया है। कल कॉल थी, एक दिन पहले से कॉल थी परवेज खटक साहब की, कल फवाद चौधरी साहब ने भी कॉल दी, और रात तक जब उन्हें समझ आई कि कहीं उनकी 2 सूबों में हुकूमतें हैं और वहाँ 50-50, 100-100 लोग सड़कों पर बैठे हैं और रात गए तक लोग नहीं आए, तो उनको आखिर अपना ही कॉल ऑफ करना पड़ा। ठीक बात। और मैं समझता हूँ उन्हें अब समझना पड़ेगा कि पार्लिमानी सियासत की तरफ आए। ये जो कल्ट की सियासत है ये पाकिस्तान में, यहाँ तो लोग कल आके फिर लेट जाते हैं ना टैंकों के आगे। क्यों नवंबर का इंतजार करना है? लोग इलेक्शन कमीशन के आगे, मुझे 50,000 लोग नजर आ जाते हैं ठीक, तो हर जगह। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के बाहर लाखों लोग खड़े होते। तो मैं कहता जी बड़ी फॉलोइंग है, तो ये बंदा ना बंदे की जात, तो फिर क्या फॉलोइंग? मुजम्मिल साहब, मैंने बताया वक्त बहुत कम है, लेकिन आपने बड़ी वजाहत के साथ अपनी बात बयान कर दी है। हुमा बकाई साहब, लास्ट वर्ड्स क्या हैं आपके? क्या यानी लोग जो हैं वो इसको टेस्ट समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे? मैं सवाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान का क्या बनेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त खबरें आ रही हैं ऑन अ सोबर नोट, वो ये है कि इमरान खान साहब और हुकूमत के बीच में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो मुज़ाकरात इस बात पे रुके हुए हैं कि ये मार्च अप्रैल में इलेक्शंस चाहते हैं और वो मुद्दत पूरी करके इलेक्शंस चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो मुक़द्दर इदारे हैं वो भी एक किरदार यहाँ अदा कर रहे हैं, ताकि जो सवाल आपने पहले पूछा था ना कि इसमें पाकिस्तान का क्या हो रहा है, उस सवाल का जवाब देना जरूरी है, खसूसी तौर पर माशी फ्रंट पर। देखिए, डार साहब तशरीफ लाए थे, थोड़े दिन वो जादू चला और अब डॉलर फिर एस्केलेट कर रहा है। लेकिन मुझे तो लंबी बात है ना, लंबी बात है ये तो। वो हमारे लिए वहाँ पर सख्त तरीन मसाइल हैं, ऐसे मसाइल हैं जो बहुत बहुत हमारे ऊपर उसके असर हो सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि चाहे जिस तौर भी हो, ये सियासी चपखलिश खत्म होनी चाहिए और बीच का रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है, ताकि ना रियासत को नुकसान हो और ना जमहूरियत को नुकसान। ठीक बात है। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सभी की सुनी, हर पॉइंट ऑफ व्यू सुना। इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ बड़ी क्लैरिटी के साथ कमर दिलशाद साहब ने बयान किया। शाइक उस्मानी साहब ने बड़े कानूनी तौर पर इस बात को वजाहत की। और मुजम्मिल सोहरावर्दी जो कि एक मेरी तरह के जर्नलिस्ट हैं, आवाम की नब्ज़ पर हाथ होता है, उन्होंने बताया कि लोगों की फीलिंग क्या है। हमारे बकाई साहबा एक सोशल साइंटिस्ट, उन्होंने अपने आप को कहा है, वो एक एकेडमिशियन हैं और बहुत अच्छी यानी कि उस्ताद हैं। उसके साथ वो तज्जिया नगार भी एक लंबे अरसे से टीवी स्क्रीन पर आ भी रही हैं और अपनी बात भी कर रही हैं। उनकी राय भी बड़ी अहम है कि कोई सियासी रास्ता निकालना चाहे। रियासत पाकिस्तान की बका, बेहतरी, सलामती इसी में है कि कोई सियासी रास्ता निकाला जाए और तमाम पार्टियां मिलकर इस रास्ते को लेके आगे चलें, तो पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।